आफ्टरनून 4 बजे का जन्म है और इलाहाबाद का है। ये फेमस चार्ट है। अभी इस चार्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि किस तरह हमें स्क्रिप्ट बनानी चाहिए, छोटी छोटी मैटर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपर राइट कॉर्नर में जो प्रोफोमा है, इस प्रोफोमा में हम स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। इसमें 5 रो है और 12 कॉलम है। ये कलर जो दिए हुए हैं, ये जो ऊपर ऑरेंज कलर है, वहाँ हमें ये जो जिस प्लेनेट की हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, ये प्लेनेट किस किस भाव का, किस किस कस्प का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है, ये लिखेंगे। और नीचे की जो लास्ट 2 रो है, ये सबलॉर्ड और सबलॉर्ड के स्टार लॉर्ड की रो है। तो ये दोनों को मिला के हमें देखना है कि कौन सा सिग्निफिकेशन सब लेवल पे हमें मिल रहा है। तो शुरू करते हैं। ये प्लेनेट चंद्र लिखा, चंद्र का स्टार लॉर्ड ये टेबल में देखकर आप भी अपने अपने सॉफ्टवेयर में ये डेटा डालकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चंद्र की हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं। चंद्र का स्टार लॉर्ड लिखा है राहु, उसके बाद चंद्र का सबलॉर्ड लिखेंगे। चंद्र का सबलॉर्ड है सैटर्न और ये सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड है मून। अब ये सारे प्लेनेट कौन सी राशि में स्थित है? चंद्र तुला राशि में है। ये हमें लग्न चार्ट में देखकर लिखना है। लग्न चार्ट यहाँ दिया हुआ है, नॉर्थ स्टाइल में दिया हुआ है और साउथ स्टाइल में भी दिया हुआ है। राहु सिंह राशि में है, शनि वृषभ राशि में है और चंद्र तुला राशि में है। इसके बाद वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में ये सारे प्लेनेट किस भाव में स्थित है, ये हमें लिखना चाहिए। अब ये लिखने में एक केयर ये रखनी है कि कोई प्लेनेट, सबसे पहले ये देख लेना है कि कोई भी प्लेनेट कोई भी कस्प से बिल्कुल नजदीक तो बैठा हुआ नहीं है ना। 3 डिग्री के अंदर, 3 डिग्री से ज्यादा नजदीक कोई बैठा है प्लेनेट, तो वो प्लेनेट उस कस्प का, उस भाव का फल देगा, ये निर्णय हमें लेना है। और ये देखने के लिए ये जो साउथ स्टाइल में कस्पल चार्ट है, ये देखने से ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि हर एक कस्प की डिग्री यहाँ दी हुई है। ये 0 डिग्री है, इस कस्प का 26 डिग्री है, ये कस्प का 1 डिग्री है, ये कस्प का 20 डिग्री है। तो इस तरह सारी डिग्रियां दी हुई है। साथ साथ में प्लेनेट भी अंदर रखे हैं, तो अगर प्लेनेट की भी डिग्री दी हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से कस्प से ये प्लेनेट नजदीक बैठा है 3 डिग्री के अंदर। अगर है तो इस तरह हमें इसकी प्लेसमेंट लिखनी है। मान लीजिए कोई प्लेनेट 3rd कस्प में, एज फॉर एग्जाम्पल 3rd कस्प के बिल्कुल नजदीक बैठा है, तो ये प्लेनेट को यहाँ हम 3 नंबर लिखेंगे। हो सकता है इस कस्प में 2 नंबर में दिखता हो, तो इस तरह हम यहाँ चेक करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में तो कोई प्लेनेट ऐसा दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो नॉर्थ स्टाइल में कस्पल चार्ट है, इसमें जो प्लेनेट जहाँ बैठा है ये हम यहाँ लिख देंगे। मार्स 8th में दिख रहा है, राहु 6th में दिख रहा है, शनि 3रे भाव में है और चंद्र 8वें भाव में है ही। उसके बाद हर एक प्लेनेट के हाउसेस, वो घर के मालिक, हाउस का लॉर्ड, कोई भी हाउस के बिगिनिंग पॉइंट पर जो राशि पड़ती है, उस राशि का लॉर्ड। तो यहाँ चंद्र की राशि 6ठे कस्प पर पड़ी है, तो यहाँ चंद्र 6ठे भाव में है, तो 6ठा भाव यहाँ लिखना चाहिए। हम पहचानने के लिए 6 को दूर लिखेंगे। किस लिए? क्योंकि 6ठा भाव में कोई और प्लेनेट बैठा है। अगर खाली भाव होता तो यहाँ चिपका के लिखेंगे, ताकि हमें एक नजर में, ये हमारा प्राइवेट कोड रहेगा हमारे माइंड में। तो यहाँ 6 नंबर लिखा। अब राहु का हमें रिप्रेजेंटेशन देखना होगा, तो राहु का रिप्रेजेंटेशन यहाँ है। राशि लॉर्ड कौन सी राशि में स्थित है, ये हमें लग्न चार्ट में देखना है। ये सिंह राशि में, तो राहु इज एजेंट ऑफ सन। राहु के साथ कोई कंजक्शन में नहीं है, इसलिए कोई नहीं आएगा। और राहु के ऊपर किसी का एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, अभी तक का जो देखा गया है कि खाली 7th एस्पेक्ट ही यहाँ देखना है। मैं रिपीट करता हूँ, राहु केतु का रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए जो हम एस्पेक्ट देखते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा जो 7th एस्पेक्ट है वही हम काउंट करेंगे। तो जो केतु के साथ कंजक्शन में होगा, ये राहु पर एक्सपेक्ट करेगा।
और जो राहु के साथ एस्पेक्ट में रहेगा वो केतु पर एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो राहु, ये सूर्य, राहु को हमें सूर्य का नंबर देना है। तो सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य कस्पल चार्ट में 7th हाउस में बैठा है। तो यहाँ 7th हाउस लिखना है, क्योंकि प्लेसमेंट वाला तो इधर ही लिखेंगे हम। अभी सूर्य का जो घर है सिंह राशि, ये 7th हाउस में है। तो 7 भी हम तो लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अलग होता और कोई प्लेनेट, ये प्लेनेट से भरा हुआ हाउस है तो यहाँ लिखते, लेकिन ये रिपीट हो रहा है और प्लेसमेंट वाला तो हम आगे लिखते ही हैं। अभी बारी आती है सैटर्न की। सैटर्न 3rd हाउस में बैठा है और 10 और 11 ये 1st हाउस और 12th हाउस में इनकी दोनों राशि पड़ी है। 1st हाउस वाला खाली है, इसलिए इसे चिपका के लिखेंगे 1 नंबर। चिपका के मतलब लेफ्ट साइड। और 12th हाउस यहाँ लिखेंगे, लेकिन दूर लिखेंगे यहाँ समझने के लिए कि ये थोड़ा वीक हो जाता है। वैसे तो यहाँ अगर स्टार लेवल पर आता है तो स्ट्रांग ही हो जाएगा, लेकिन कौन से लेवल पर आता है और राइट साइड में है तो थोड़ा वीकनेस पकड़ता है। प्लेनेट लेवल पर होता है तो वीकनेस पकड़ता है। अगर प्लेनेट लेवल पर है और प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो वीकनेस छोड़ के स्ट्रांग बन जाता है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। मून की बात है तो यहाँ 6 नंबर तो आता ही है। इसके बाद ऊपर लिखेंगे ये जो चंद्र है कौन से कस्प का सबलॉर्ड बना हुआ है। यहाँ हम इस कॉलम में नजर करेंगे तो कोई भी कस्प का ये सबलॉर्ड बना हुआ नहीं है, इसलिए इसे ब्लैंक लिख देंगे। और लास्ट जो 2 कॉलम है, इसमें से जो ये लास्ट बट 1 वाला है, वहाँ ये प्लेनेट अनटेनेंटेड है या टेनेंटेड, ये लिखना बहुत जरूरी है। मून आप देख सकते हैं यहाँ, मून टेनेंटेड है और डायरेक्ट है। ये टेनेंटेड है और ये डायरेक्ट। मून को हम टेनेंटेड और डायरेक्ट लिख देंगे। राहु का देखते हैं। राहु टेनेंटेड है और ये तो रिट्रो होता ही है। सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न अनटेनेंटेड है और मोशन में रिट्रोग्रेड है। तो दोस्तों ये स्क्रिप्ट हमारे सामने बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, ये जो पहली 2 है, चंद्र वाली रो और राहु वाली। चंद्र प्लेनेट है और राहु इसका स्टार लॉर्ड है। तो ऊपर के जो भी नंबर्स है ये नीचे अगर रिपीट होते हैं तो इसे हमें डिलीट कर देना है, क्योंकि रिपीट होते हैं, बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे भी सैटर्न है और उसका स्टार लॉर्ड चंद्र है। तो ऊपर के जो नंबर है 3, 1 और 12, इसमें से कोई भी नंबर स्टार लॉर्ड पर है तो उसे डिलीट करना है। इस एग्जाम्पल में कोई नीचे नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे ऐसा ही हम रखेंगे। अब ये फाइनल हो चुका है, ये स्क्रिप्ट हमारी तैयार हो चुकी है। तो चंद्र की दशा में इस जातक को कैसा फल मिलेगा ये स्क्रिप्ट हमें दिखाती है। अब देखिए ये कितना सब लेवल पर, देखिए सब लेवल पर 6, 8 और 12। ये 8 और 6 तो एकदम स्ट्रांग है ही है। केपी का रूल है कि स्टार लॉर्ड का हमेशा स्ट्रांग रहता है। और 12 भी स्ट्रांग हो गया। देखिए 12 किस लिए स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ऊपर से ये रिट्रोग्रेड है। और ये 1 पर भी ध्यान दीजिए, ये पूरा ग्रुप देखिए कितना डेंजर है। 1, 6, 8 और 12। 1, 6, 8, 12 का क्या मतलब है? डिसीज, डेंजर और डिफेक्ट। बॉडी को डिसीज, डेंजर और डिफेक्ट हमारे गुरुजी कहते हैं। ये लिखा है, केपी बुक्स में लिखा है। तो इस तरह ये मून की स्क्रिप्ट ये सेलिब्रिटी के लिए बहुत ये अशुभ मानी जाती है। मतलब ये पीड़ा, डिफिकल्टीज बॉडी के लिए ये ठीक नहीं है। ऊपर का सिग्निफिकेशन तो है ही है, 6 स्ट्रांगली सिग्निफिकेशन मिलता है और 8 वीकली सिग्निफिकेशन तो माना ही जाएगा, लेकिन इसे सबलॉर्ड वो सुर में सुर मिल रहा है। तो ये चंद्र की अंतरदशा में
ये जो सेलिब्रिटी है सब लोग जानते हैं, ये अपने बच्चन साहब की है। ये कूली फिल्म के शूटिंग के समय जो इन्हें चोट आई थी, बहुत गंभीर चोट आई थी, जानलेवा चोट थी, तो उस समय ये चंद्र की अंतर्दशा भुक्ति चल रही थी। दशा भुक्ति अंतरा शनि चंद्र और शनि था। तो ये स्क्रिप्ट बिल्कुल सारी बातें बयां करती है। तो इस पर से हमें सीखने को मिला कि हमें कैसे स्क्रिप्ट बनानी है और कैसे स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।